नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के जजेस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्वालिफिकेशन जानते हैं कि आखिर क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के आप जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो आप सिटी भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी भारत के न्यायिक व्यवस्था में आप जा सकते हैं। बिलो 65 ईयर्स ऑफ एज, आपकी उम्र 65 ईयर्स 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसका 65 वर्ष रखने का यह कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में आप अधिकतम सर्विस 65 वर्ष की उम्र तक ही दे सकते हैं। 65 वर्ष जैसे ही आपका हो जाएगा आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिटायर हो जाएंगे, इसीलिए इसकी उम्र 65 वर्ष मैक्सिमम उम्र रखी गई है। मिनिमम उम्र की चर्चा संविधान में नहीं की गई है कि क्या न्यूनतम उम्र होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, इसीलिए सिर्फ मैक्सिमम उम्र की चर्चा की गई है। और देखिए, ये जो क्वालिफिकेशन है ये दोनों में से कोई एक चाहिए। एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, कम से कम 10 वर्ष की आपके पास वकालत का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में, या फिर 5 साल आप हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं, और एक कंडीशन और है कि आप राष्ट्रपति साहब की नज़र में एक अच्छा जज के तौर पर होने चाहिए। आपको राष्ट्रपति साहब मतलब कि एक अच्छा जुरिस्ट के नाम पे जानते हो राष्ट्रपति साहब, तभी आपके नाम को अपॉइंट किया जाएगा, नहीं तो आपके नाम को अपॉइंट ही नहीं किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। अगर आप ये सारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये मत सोचिएगा कि आप जज बन गए। जज बनने का प्रोसीजर आगे है। जैसे कि आप एग्जाम का फॉर्म भरते होंगे किसी भी चीज का, क्लर्क का या फिर अधिकारी का, तो उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए कि इतना इतना क्वालिफिकेशन है तब आप बन सकते हैं, मतलब कि वहाँ एलिजिबल हैं उस एग्जाम में बैठने के लिए। जैसे कि आप आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो हर ग्रेजुएट आईएएस नहीं है, लेकिन हर आईएएस ग्रेजुएट है। वैसे ही जो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपको। अब चलिए इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे बनते हैं। तो बाय अपॉइंटिंग द जज ऑफ जज प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट सीजीआई। प्रेसिडेंट अपने विवेकाधिकार से यह फैसला नहीं ले सकते कि किनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है और किनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाना है। इससे पहले उनको कंसल्ट करना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अब चाहे तो राष्ट्रपति आवास पर कंसल्ट कर लें या फिर उन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चले जाए। चीफ जस्टिस शैल कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इसी को कोलेजियम कहते हैं। ये कोलेजियम जब चर्चा में तब आया था जब 2014 में एनजेएसी नेशनल जज अपॉइंटमेंट नरेंद्र मोदी सरकार लाई थी और कोलेजियम को हटाने की कोशिश की, लेकिन एक साल के अंदर ही 2015 में 14 में कोशिश की। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने काट कूट के रद्द कर दिया और कहा कि जो पहले की व्यवस्था कोलेजियम व्यवस्था है, ये व्यवस्था वही लागू रहेगी। अब इसे समझते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने मन से फैसला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने मन से फैसला नहीं ले सकते, अपने विवेकाधिकार से फैसला नहीं ले सकते कि किसे हमें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करना है और किसे नहीं। इससे पहले उन्हें 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की राय मशवरा मीटिंग होगा, उसी मीटिंग के अनुसार वो फैसला ले सकते हैं। नो ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू दैट ऑफ सीजीआई शैल बी कम्युनिकेटेड टू प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये सेंटेंस का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर कोई भी फैसला, मान लिए कि 4 जो जजेस है कोलेजियम में, उनका फैसला राय कुछ और है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का राय कुछ और है, तो वहाँ पर जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो उनका जो 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो राय है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड नहीं किया जा सकता जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे सहमत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सहमति बहुत जरूरी है इसके लिए, इनके बिना नहीं हो पाएगा। द होल प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन शैल बी इन राइटिंग। ओरल में कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, सारा अपॉइंटमेंट रिटेन में होगा। जो भी प्रोसीजर होगा वो सारा प्रोसीजर लिखित में होगा। ओरल वैलिड नहीं है। While appointing the judges, seniority level should be followed. सीनियोरिटी लेवल फॉलो किया जाएगा। और सीनियोरिटी लेवल का कहने का मतलब है कि एज से नहीं होगा, एक्सपीरियंस से होगा। जितना ज्यादा जिनका एक्सपीरियंस होगा उन्हें उतना ज्यादा वरीयता दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने में। और अब समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे नियुक्त किए जाते हैं।
तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करना बहुत आसान है। वहाँ सीनियोरिटी लेवल बनी रहती है, जो सबसे ज्यादा सीनियर होंगे वही सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायर होने के बाद अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही होंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी सेम प्रोसीजर है, उनका जो ओथ सेरेमनी होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही एक ऐसा पोस्ट है जिनका ओथ सेरेमनी प्रेसिडेंट कराते हैं, और प्रेसिडेंट का ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है। मैं समझता हूँ आपका। अब चलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कैसे जज नियुक्त किए जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले इनके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक तो आप होने ही चाहिए, इसके बिना तो आप एलिजिबल ही नहीं है। बिलो 62 ईयर्स ऑफ एज, देखिए 62 ईयर्स ऑफ एज इसीलिए क्यों किया गया है क्योंकि आप हाई कोर्ट में मैक्सिमम सर्विस 62 साल तक ही दे सकते हैं। जैसे ही आपकी उम्र 62 साल हो जाएगी, जिस दिन हो जाएगी उसी दिन आप हाई कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हो जाएंगे और आप वहां सर्विस नहीं दे सकते। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में भी वैलिड होगा और हाई कोर्ट में भी वैलिड होगा कि आप वहां वकालत कितने भी उम्र तक कर सकते हो, उसकी उम्र की कोई समय सीमा नहीं है वकालत में। जैसे कि आपको मालूम होगा राम जेठमलानी मरते दम तक वकालत किए थे, इसलिए एक बार आप फेमस जोक भी है कि एक बार राम जेठमलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा था कि आपकी जितनी उम्र है जज साहब उतनी तो हमारे पास एक्सपीरियंस है। 65 साल से ज्यादा तक का वकालत राम जेठमलानी साहब ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वो 65 साल है। तो ये सब ऐसा कमेंट होता है, बाकी तो राम जेठमलानी साहब भी इज्जत करते ही होंगे जज का। should head a judicial office in the territory of India for 10 years। और देखिए दोनों में से कोई एक को फुलफिल कर दीजिएगा, आपका दोनों फुलफिल माना जाएगा। एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर 10 years, आप हाई कोर्ट में 10 साल वकालत कीजिए या फिर 10 साल आप किसी भी जुडिशियल ऑफिस में काम कीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल ऐसे जज और ऐसे एडवोकेट, मतलब कि समझिए कि ये दोनों में से अगर कोई एक फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं सुप्रीम जज के लिए। आप समझते हैं इसका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या होता है। तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन अंतर ये होता है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में, आगे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैसे अपॉइंट किए जाते हैं उनके बारे में समझते हैं, बाद में पूरा प्रोसीजर हम लोग समझेंगे। यहाँ तो आप मैंने लिख दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी हम लोग विस्तार से समझेंगे कि कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट कंसल्ट सीजेआई एंड गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। देखिए जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो राष्ट्रपति साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, और जिस राज्य के हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है चीफ जस्टिस उस राज्य के गवर्नर साहब से भी कंसल्टेशन होगी, तभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जा सकते। और बाकी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो गया, और जब बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट करने की बात आएगी तो फिर कैसे अपॉइंट किए जाएंगे उसे हम लोग समझते हैं। तो बाकी जजेस के अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट तो होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने दो सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे उनकी कंसल्टेशन लेंगे, और बाकी वहां के जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हैं उनकी भी कंसल्टेशन जरूरी है, गवर्नर की भी जरूरी है। फिर से एक बार हम लोग इसके रिवाइज कर लेते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनकी कंसल्टेशन में प्रेसिडेंट साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। लेकिन जब अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात आती है अपॉइंटमेंट की, तो ये सब तो चाहिए ही आपको। प्रेसिडेंट चूंकि अपॉइंट करेंगे तो प्रेसिडेंट साहब जरूरी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब भी रहेंगे, गवर्नर साहब भी रहेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट भी रहेंगे। आप समझते हैं ये हो गया। आप समझते हैं इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे वो किसे रिकमेंड करना है, वो दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट से मिलके सलाह मशवरा करके लेटर भेजेंगे सीएम साहब को कि फलना आदमी को हाई कोर्ट में जज का जरूरत है, इसे हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया जाए। फिर जो सीएम साहब हैं वो भेजेंगे गवर्नर के पास रिक्वेस्ट कि गवर्नर साहब इन्हें आप रिकमेंड कर दीजिए हाई कोर्ट के जज के लिए। फिर गवर्नर साहब भेजेंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास, जो केंद्र में लॉ मिनिस्टर है उनके पास ये रिपोर्ट भेजेंगे कि इस स्टेट से
ऐसे गवर्नर, मैं इस स्टेट का गवर्नर हूँ, ऐसे यहाँ हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जानी है, इसलिए इनको ऐसे जज नियुक्त किया जाए। फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर रिक्वेस्ट राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद फिर वहां से आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट साहब को कंसल्ट करेंगे, फिर नियुक्ति होगी। तो आप हाई कोर्ट का भी प्रोसीजर पूरा समझ आ गया होगा आप लोग को। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुड प्रैक्टिस एज एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स, आपको कम से कम न्यूनतम 7 साल का एक्सपीरियंस हो, और नॉट सर्विस इन एनी यूनियन और स्टेट सर्विस, कोई भी केंद्र में या स्टेट में आप सरकारी नौकरी या फिर सरकारी लाभ के पद पर, एक तरह से समझ लीजिए लाभ के पद पर आप नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो इसका प्रोसीजर होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर साहब मिलके इनका अपॉइंटमेंट कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस का, इनका कोई खास है नहीं। अब मैं बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट का चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में की गई है, वहीं हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 में की गई है, वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपॉइंटमेंट की चर्चा हमारे संविधान के 233 आर्टिकल अनुच्छेद 233 में की गई है। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।